मध्यकालीन भारत के इतिहास में आज हम लोग को पढ़ना है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत अगर हम देखें तो दिल्ली सल्तनत का इतिहास 1206 से लेकर 1526 तक, मतलब देखा जाए तो ये लगभग 320 अर्थात 300 सालों का एक इतिहास रहा है। इसमें कई वंशावली आते हैं और एक एक कर सत्ता पर भारतीय जो सरजमी है इस पर शासन करते हुए एक एक करके आगे बढ़ते रहते हैं और उन्हीं कि एक एक कड़ी को हम लोग को पढ़ते चलना है। तो कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। मध्यकालीन भारत के इतिहास में आज हम लोग को जो पढ़ना है दिल्ली सल्तनत। इस दिल्ली सल्तनत में पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है आपका गुलाम वंश। क्या? गुलाम वंश। गुलाम वंश को ममूलक वंश के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ममूलक वंश के नाम से भी जानते हैं। और यह 1206 से लेकर 1290 तक, यह जो गुलाम वंश था ये 1206 से लेकर 1209 तक था। अगर हम इसकी बात करें तो 1206 में मोहम्मद बिन जो गोरी था, मोहम्मद बिन गोरी की अचानक मृत्यु हो जाती है। फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का शासक बनाया जाता है, जिसने भारत में गुलाम वंश की नींव रखी। मैंने अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि भारत में गुलाम वंश की नींव किसने रखी थी तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन रखा था? कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ, कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। लिख सकते हैं आप लोग, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जी हाँ, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने भारत में गुलाम वंश की नींव रखी थी। कब से कब, अब इसके बारे में भी थोड़ी बातें हम लोग जान लेते हैं। ऐबक यह 1206 से लेकर 1210 तक। क्यों? अब इसके बारे में पढ़ेंगे ऐसा क्या कारण रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसने भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। इसने मालिक और सिपह सालार की उपाधि धारण की। किसकी? मालिक की और सिपह सालार की। लिखते चलेगा, एक 72 नोट्स आपके तैयार हो जाएगी। कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का दास था। क्या था? गोरी का दास। ऐसे अमीर ए आखुर लिखिएगा आप लोग, अमीर ए आखुर। इसे अमीर ए आखुर का पद प्राप्त था, माने शाही घुड़सवार का अधिकारी। इसका मतलब होता था शाही घुड़सवार का अधिकारी था। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर राज्याभिषेक की बात की जाए तो लाहौर में होता है। कहाँ होता है? लाहौर में होता है। कब होता है? 25 जून 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक का जो राज्याभिषेक होता है ये लाहौर में होता है, वर्तमान पाकिस्तान में जो है 1206 में, कब? 25 जून को। ठीक, और ये लाहौर को अपनी राजधानी बनाता है। मैंने एक प्रश्न और आपका तैयार हो गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी जो राजधानी है वो कहाँ बनाता है? वो अपनी राजधानी को लाहौर बनाता है। फिर गयासुद्दीन महमूद, माने जो गोरी का भतीजा था, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दास मुक्ति का पत्र देकर उसे सुल्तान को उपाधि देता है। कौन? गयासुद्दीन महमूद। कौन था? गयासुद्दीन महमूद। ये मोहम्मद गोरी का भतीजा था। ये क्या करता है कि 1208 में कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की उपाधि देता है। दास की मुक्ति पत्र देकर उसे सुल्तान की उपाधि देता है। इस कुतुबुद्दीन ऐबक बड़ा दयालु था, वो दानशील था। इस कारण कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जानते हैं। जी हाँ, लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये निःशुल्क क्लास देश हित में, राष्ट्र हित में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमने देखा कि हसन निजामी फ़क्र ए मुदव्विर ऐबक के दरबारी विद्वान थे। लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए, जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, वो ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था इसकी मृत्यु 1210 में होती है। कब? 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु क्यों होती है? वो पोलो खेल रहा है। अब पोलो खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। जी हाँ, अब पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? तुर्कों ने किया था। किसने? तुर्कों ने शुरू किया था। ठीक है, इस प्रकार सौरभ सर वो किताब जरा दीजिएगा 1 मिनट के लिए। तो जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, बख्तियार काकी की याद में उन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। लेकिन पोलो खेलने के दौरान, जो पोलो खेल किसका था?
ये तुर्कों का एक खेल था, इसमें इसकी मृत्यु हो जाती है। इसे चौगान कहते हैं। माने इसकी मृत्यु कैसे होती है? पोलो या चौगान खेलते समय। जी हाँ, इसकी मृत्यु होती है पोलो, इसे ही चौगान कहते हैं। खेलते समय घोड़े पर चल कर खेला जाता है और इसके दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में मृत्यु हो जाती है। तो वह जो कुतुब मीनार होता है वो इल्तुतमिश फिर फिरोज शाह तुगलक उसे पूर्ण कराता है। आगे इसके बारे में जब हम सल्तनत कालीन प्रमुख स्थापत्य कला, प्रमुख साहित्य पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसका जिक्र हम लोग अलग से कर लेंगे। इसके बाद छोटा सा आता है आराम शाह। क्या आता है? आराम शाह। लिखना चाहे लिख लीजिएगा। यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ लिया हम लोगों ने, हम लोग पढ़ेंगे आराम शाह। आराम शाह के बारे में बहुत बड़ा तथ्य तो नहीं है, हाँ थोड़ा तथ्य जो आप लोग को हमें जानना चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आराम शाह शासक घोषित किया गया, लेकिन वह अयोग्य था। लेकिन क्या था? अयोग्य था। यहाँ पर एक बड़ी बात है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जब गद्दी पर बैठा तो अपने आप को मालिक और सिफा सलार की उपाधि धारण की, माने वह गुलाम वंश का शासक बना रहा। बाद में गयासुद्दीन महमूद जो गोरे का भतीजा था, उसने 1208 में उसे दास मुक्ति देकर उसे क्या सुल्तान घोषित किया। यह महत्वपूर्ण आपके लिए लाइन थी। तो आराम शाह के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ये अयोग्य होगा, उसकी मृत्यु के बाद दिया गया। इसके बाद इल्तुतमिश, जी हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है इल्तुतमिश, ये लिख लीजिएगा। इल्तुतमिश ये तीसरा शासक है। इल्तुतमिश यह काफ़ी लंबा शासन करता है। इल्तुतमिश अगर हम बात करें तो ये 1210 से 36 तक, उसके बाद रजिया सुल्तान आती हैं, बीच में एक दो शासक और आते हैं। ये 1210 से 1236। आराम शाह का कोई विशेष रोल नहीं रहा। तो गयासुद्दीन इल्तुतमिश की अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और दास दोनों था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और दास भी था, ये दोनों था। ठीक है, और आगे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इससे पहले बदायूं का गवर्नर नियुक्त किया था। क्या किया था? बदायूं का गवर्नर इसे नियुक्त किया गया था। इल्तुतमिश इबरी तुर्क था। कैसा? इलबरी तुर्क। इल्तुतमिश जो था वह इलबरी तुर्क था। ये कैसा था? यह इलबरी तुर्क था। क्या था? यह इलबरी तुर्क था। कौन? इल्तुतमिश। इसे शम्सी या शम्सी वंश की स्थापना की थी। इसने क्या की थी? शम्सी। इसने शम्सी वंश की स्थापना किया था। किसने? शम्सी, और कहीं कहीं आपको मिल जाएगा शम्सी वंश की स्थापना किसने किया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश 1210 पर गद्दी पर बैठता है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद। यह उसका दास भी होता है और यह उसका दामाद भी होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसे बदायूं का गवर्नर नियुक्त करता है और यह इलबरी तुर्क था और इसने शम्सी वंश की स्थापना भी किया था। इल्तुतमिश गुलाम वंश का वास्तविक शासक माना जाता है। यह दिल्ली सल्तनत का ये वास्तविक शासक भी माना जाता है। दिल्ली सल्तनत का ये वास्तविक शासक माना जाता है। इल्तुतमिश की जो प्रशासनिक क्षमता थी, उस क्षमता के कारण इसे अमीर शिकार पद मिला। इसकी जो प्रशासनिक क्षमता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे अमीर शिकार प्रदान किया था। क्या? अमीर शिकार। लिखते चलिएगा, अमीर शिकार। इसकी प्रशासन क्षमता को देखकर किसने दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया था। इल्तुतमिश में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फिर हम आगे देखते हैं कि 1229 जाते जाते इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह ने सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त हो गई। इल्तुतमिश एक ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत के इतिहास में पहली बार दिल्ली को राजधानी बनाया। क्या बनाया? दिल्ली को राजधानी बनाया। ये ऐसा पहला व्यक्ति था जो क्या किया? दिल्ली को इसने क्या किया? राजधानी बनाया। अगर इल्तुतमिश की कुछ युद्ध की बात करें, या इल्तुतमिश दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था, याद रखिएगा, क्योंकि दिल्ली को पहली राजधानी किसने बनाया? इल्तुतमिश ने बनाई, और ये पहला मुस्लिम शासक भी रहा। चाहे मंगोल नेता चंगेज खां इसके समकालीन थे। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहते हैं। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसकी बीबी
शाह तुर्का ने अपने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को शासक बनाया और स्वयं वास्तविक रूप से सत्ता के संचालन करने लगी। रुकनुद्दीन 1236 में मारा जाता है। तो यहाँ पर कई चीज़ें, अगर इसके युद्ध के बारे में बात करें तो ये कि 4 प्रमुख युद्ध होते हैं 15, 17, 26 और 35 में। 1215, 1217, 1235, ठीक है। तो यहाँ पे इसके 3 प्रमुख अगर युद्ध की 26 भी है ना, हाँ। देखिए 1215 में अगर हम 1215 की बात करें तो तराइन का तृतीय युद्ध होता है। तराइन का तृतीय युद्ध एल्दौज और इल्तुतमिश से तराइन का तृतीय युद्ध होता है। आप लिखिएगा, तराइन का तृतीय युद्ध होता है। किसके किसके बीच होता है? इल्तुतमिश और एल्दौज के बीच होता है। अगर हम देखें 1217 में तो मंसूरा का युद्ध होता है। किसका? 1217 में मंसूरा का युद्ध होता है। अगर 35 की बात करें तो पंजाब के खोखरों पर विजय होता है। और 1226 में इल्तुतमिश ने क्या किया? राजपूतों पर विजय हासिल की। इल्तुतमिश के कुछ कार्य अगर देखें जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, उसे आप चाहें तो नोट डाउन करके लिख सकते हैं। उसमें प्रमुख कार्यों में से एक आता है कि इल्तुतमिश के क्या क्या कार्य थे। सबसे पहले उसने इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किया। नगद वेतन के बदले भूमि। उसने क्या किया? इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किया। लिख लीजिएगा, नोट्स अगर बना रहे हो तो इक्ता व्यवस्था का प्रचलन किया, नगद वेतन के बदले भूमि दी, चांदी का टंका और जीतल का सिक्का चलाया। क्या किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसने क्या किया? चांदी का, देखिए लिखना लिख लीजिएगा, चांदी के से टंका चलाया था और तांबे का जीतल, जगह नहीं है, टका और तांबे का जीतल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये नगद वेतन जगह भूमि देने का काम शुरू किया था। ये टकसाल निर्माण करेगा। देखिए जब सिक्का ढाला होगा तो किसका निर्माण कराएगा? ये टकसाल का भी निर्माण कराया। इल्तुतमिश क्या किया? टकसाल का भी निर्माण कराता है। सिक्कों पर शिव के नंदी और चौहान का घुड़सवार अंकित करता है। ठीक, ये अगर देखा जाए तो दल चालीसा चहलगामी गठन करता है। ये दल चालीसा, ये क्या करता है? दल चालीसा, दल चालीसा। दल चालीसा को और किस नाम से जानते हैं हम लोग? दल चालीसा को किस नाम से और जानते हैं आप? चहलगानी। जी हाँ, चहलगानी, चहलगानी। चहलगानी का इसने क्या किया? गठन किया। इसने क्या किया? चहलगानी का भी गठन किया। मदरसा मोइनुद्दीन दिल्ली का निर्माण किया। तो यहाँ तक हम लोगों ने गुलाम वंश में, ममूलक वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक से 2-3 प्रश्न आपकी परीक्षा बनते हैं। पहला, इसे लाक्स बख्श कहते हैं और ये पोलो खेलते समय 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और बख्तियार काकी की याद में इन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। और ये गुलाम वंश का पहला शासक था, मोहम्मद गनी से बताया था। ये जब गद्दी पर बैठा तो मालिक और सिपा सलार के नाम से बना। बाद में गयासुद्दीन महमूद ने 1208 में इसे दास प्रथा से मुक्ति कर उसे सुल्तान की उपाधि देता है। ठीक, और 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। आराम शाह आता है, इसका बेटा होता है, वो अयोग्य शासक होता है। फिर इल्तुतमिश 1210 से 1236 ये तुर्की का वास्तविक शासक माना जाता है। इसने दिल्ली को अपनी पहली राजधानी बनाई और फिर ये दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक बनता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद होता है, उसका दास भी होता है। और इल्तुतमिश की प्रशासनिक क्षमता का कुतुबुद्दीन ऐबक इसे अमीर ए शिकार का उपाधि प्रदान करता है, अमीर ए शिकार की उपाधि देता है। इल्तुतमिश के बारे में अगर देखें तो इसने दिल्ली को क्या किया? पहली राजधानी बनाया। कुछ युद्ध थे 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध, जिसे यल्दौज के बीच लड़ा गया। 1217 मंसूरा के युद्ध। फिर 1235 की अगर हम बात करें तो पंजाब के खोखरों पर विजय। 1200 है, 1215 तराइन का तृतीय युद्ध, 1235 1226 पर राजपूतों का विजय। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण था। फिर हमने दिखाया कि इसने क्या किया? जो टकसाल की स्थापना की और चांदी का टका और तांबे का जीता चलवाया, जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ, ये चंगेज खां का समकालीन माना जाता है। ठीक, तो यहाँ से हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न था, जो टॉपिक था, वो हम लोगों ने पढ़ लिया। इसने दल चालीसा का या चहलगामी का गठन किया। ये सिक्का जो बनवाता था
उस पर शिव के नंदी और चौहान के घुड़सवारों का अंकन कराया। ठीक इस प्रकार हम लोगों ने इन वंशों को पढ़ लिया। अब चाहे तो इसे इरेज कर लें, मिटा लें। फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। किसके बारे में? रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे, या कुछ अन्य जो महिला शासक थी उनके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, आराम से पढ़ लेंगे। उसके बाद फिर बलबन वगैरह को भी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेंगे कि जहाँ से आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण है उन्हीं टॉपिक को पढ़ेंगे, क्योंकि सिलेक्शन लेना हमारा आपका पहला टारगेट है। देखिए टेलीग्राम पर आप सभी जुड़ने के लिए अभी इसके आगे पढ़ा रहे हैं, सभी लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़िएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब ई लर्निंग विद दुर्गेश है। ठीक है, हम इसे इरेज कर रहे हैं, चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लें। वैसे साथ में नोट्स आप बनाते चलेंगे तो आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हम इरेज कर दे रहे हैं। हम बाहर से लाइट लगी है ना, थोड़ा सा फोकस इसलिए चमक आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग रजिया सुल्तान को पढ़ेंगे। अगर मुस्लिम में देखा जाए तो पहली महिला शासिका थी और पुरुषों के परिधान पहन के वो अपने राजकाज में हिस्सा भी लेती थी, और वहाँ पे बड़ी समस्या होती थी, पुरुषों को यह बात पच नहीं पाई। ठीक, तो चलिए कहानी को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, केवल अभी तथ्य पर फोकस करते हैं जो परीक्षा में पूछा जाएगा। रजिया सुल्तान, यहाँ पे चौथा शासक अगर हम पढ़ेंगे तो रजिया सुल्तान, ये कब से कब है? ये 1236 से 1240 तक, माने 4 वर्षों का। बड़ा छोटा सा आपको दिख रहा होगा ना, इनका दायरा बहुत ही छोटा रहा। चलिए अब आगे देखते हैं इनके बारे में। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की, या भारत कह सकते हैं, प्रथम अंतिम मुस्लिम महिला शासिका बनी। ये पहली भी है और अंतिम भी है। इसके अलावा कोई भी दिल्ली सल्तनत की महिला शासिका नहीं रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकार नियुक्त किया था। यहाँ तक कि चांदी के टंके पर इल्तुतमिश ने रजिया सुल्तान के नाम तक खुदवाए थे। रजिया सुल्तान को गद्दी कब मिलती है? 1236 में मिलती है। नवंबर 1236 में रजिया सुल्तान को गद्दी मिलती है। तो रजिया सुल्तान को गद्दी मिलने के बाद वो पर्दा प्रथा छोड़ देती हैं और पुरुषों का वेशभूषा बनाकर, जिसमें कूबा, जिसे कोट कहते हैं, कूबा जिसे हम कोट कहते हैं, कूबा जिसे हम कोट कहते हैं। ठीक है, और कुलाहा, टोपी, कुलाहा पहनकर ये राजकाज में जाती थी, दरबार में बैठती थी। तो जो तुर्क अमीर थे उन्होंने इसका विरोध किया। रजिया सुल्तान के शासन में अमीर वर्ग में फूट पड़ने लगी, और फिर धीरे धीरे अगर देखें, अशसाला का प्रधान अबिसीनिया के एक गुलाम जलालुद्दीन याकूत को अमीर सदार रजिया का विरोध किया। रजिया सुल्तान के उसे उसके पद से हटाने के लिए तुर्कों ने बहुत ही प्रयास किया और अंततः उसे हटा भी लिया। भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने, भटिंडा के जो सुल्तान थे, कौन था? अल्तुनिया, उन्हें रजिया सुल्तान के खिलाफ विद्रोह करके पहले याकूत की हत्या करा दी। याकूत के बारे में बाद में हम लोग बताएंगे। वो जो जहाँ पे घोड़ा रखा जाता है, अशसाला का वो प्रधान था, और उसके बारे में था कि रजिया सुल्तान की उससे ज़्यादा जमती भी थी, तो याकूत की हत्या कर दी। फिर रजिया के भाई बराम शाह को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। 1240 में दिल्ली आते समय रजिया सुल्तान की भी हत्या कर दी जाती है। रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद बहराम शाह महमूद शाह ने शासन किया। बहराम शाह ने तुर्क अधिकारियों के लिए एक नया पद, नायाब मुमलकत की स्थापना की, और इसके समय में मंगोलों पे बहुत सारे आक्रमण भी होते हैं। अगर हम देखिए महिला शासक, मध्यकालीन में अगर महिला शासक की बात की जाए तो हमें कई मिलते हैं। इसमें रानी रुद्रमा मिलती हैं, ये काकतीय वंश की, मखदूम जहाँ बामनी वंश की, रानी दुर्गावती चंदेल वंश की, चांद बीबी अमहद शाही वंश की जो अहमदनगर में थी,
फिर ताराबाई भोसले वंश की मराठा राज्य में। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि तुर्क इस मध्यकालीन इतिहास में रज़िया सुल्तान की भूमिका अग्रणी रही और उन तुर्कों को रज़िया सुल्तान का पुरुष वेशभूषा पहनकर राजकाज में हिस्सा लेना नहीं बचा और इस प्रकार उन्होंने इसकी हत्या कर दी दिल्ली से आते समय और इसके भाई बरहम शाह को दिल्ली का सुल्ताना बनाया, जो ज़्यादा तक नहीं चल पाया। फिर यहीं से नसीरुद्दीन महमूद, जी हाँ, नसीरुद्दीन महमूद आता है। ठीक है, कौन? नसीरुद्दीन महमूद। महमूद ये होता है 1246 से लेकर 66 तक। ठीक है, तो अगर हम नसीरुद्दीन महमूद की बात करें तो इस समय जो अमीर थे उनकी शक्ति, उनकी ताकत काफ़ी बढ़ गई थी। किसकी? इन अमीरों की ताकत जो थी वो क्या होती? सबसे ज़्यादा बढ़ गई थी। वही नीचे ही होगा कहीं। फिर यहाँ पर क्या होता है कि एक फ़ारसी लेखक जो थे, मिनहाज उस सिराज की पुस्तक तबगात नासरी नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित है, जो दिल्ली का मुख्य काजी था। महमूद के शासन में कुछ बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलता है। अगर हम महमूद गजनवी की, अगर हम नसीरुद्दीन महमूद की अगर हम बात करें तो इसकी शक्ति में चालीसा दल के जो सरदार थे बलबन के हाथ में थी। सुल्तानों ने उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। नसीरुद्दीन महमूद मृत्यु के बाद बलबन जो होता है शासन बनता है दिल्ली सल्तनत का। तो नसीरुद्दीन महमूद की कोई खास विशेषता नहीं रहती है, लेकिन पाठ्यक्रम में था इसलिए हमने लिखवा दिया। ये 1246 से 66। इनके बारे में अगर हम लोग देखें तो कुछ नहीं था। ये बलबन की सहायता से ये गद्दी पर बैठता है और उसके बाद बलबन नाइबे ममलिकात पद नियुक्त होता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था। बरहम शाह भी मंगोलों का आक्रमण झेलना पड़ा था 1241 में, इसलिए यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। बलबन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, गियासुद्दीन बलबन, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। गियासुद्दीन बलबन। गियासुद्दीन ये था आपका 1266 से 1287 तक। यहाँ से आपके परीक्षा प्रश्न आते हैं और हमें इसको आराम से पढ़ना है। ठीक है, बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। क्या था? वास्तविक नाम इसका क्या था? बहाउद्दीन था। इसका वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। क्या नाम था? बहाउद्दीन था। शाहनामा जो फिरदौसी, इसे अफरासियाब वंश का बताया गया है। यह एक अलबरी तुर्क था। ये क्या था? अलबरी तुर्क था। बलबन को इल्तुतमिश ने 1233 में खरीदा था। किसने? बलबन को इल्तुतमिश ने 1233 में खरीदा था। किसने? इल्तुतमिश ने गियासुद्दीन बलबन को 1233 में खरीदा था और दल चालीसा का सदस्य बनाया। जी हाँ, तुर्कान ए चिहलगामी, तुर्कान ए चिहलगामी, तुर्कान ए चिहलगामी का सदस्य बनाया गया। तुर्कान ए चिहलगामी को हम किस नाम से जानते हैं? दल चालीसा। दल चालीसा, दल चालीसा का सदस्य बनाया। सुल्तान बनने के समय वह 40 दलों का सरदार था। यह सुल्तान बनने के समय ये क्या था? 40 दलों का सरदार था। गियासुद्दीन बलबन जो था 20 वर्ष तक वजीर के पद पर और 20 वर्ष तक सुल्तान के पद पर शासन किया। देख पा रहे हैं आप, ये 20 वर्ष तक वजीर रहा और 20 साल तक ये शासन भी करता है लगभग। बलबन की अगर हम बात करें तो गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर इसने शिलालेख में बलबन ने स्वयं को खलीफा का सहायक कहा। क्या कहा? खलीफा का सहायक। लिखना चाहे लिख लीजिएगा। बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर
शिलालेख उत्कीर्ण करवाया, जिसमें उसने अपने आप क्या कहा, खलीफा का सहायक। बलबन के जो राजतत्व या राजत्व की संबंधी विचारधारा फारस के सासानी वंश से ग्रहण की थी। तो बलबन को बारे में अगर कुछ चीज़ें जानेंगे तो लौह और रक्त की नीति अपनाई। बलबन ने क्या किया, लौह और रक्त की नीति अपनाई। दल चालीसा को फिर आगे चलकर पूर्णतः समाप्त कर देता है। राज्य में दैवी राजस्व का सिद्धांत प्रतिपादन करता है। स्वयं ईश्वर का प्रतिनिधित्व मानता है, ईश्वर की छाया मानता है, माने नियामत ए खुदाई, माने ईश्वर का प्रतिनिधि। जी हाँ, नियामत ए खुदाई, नियामत ए खुदाई माने स्वयं को ये ईश्वर का प्रतिनिधि मानता है। जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया, स्वयं को ये जिल्ले इलाही माने ईश्वर की छाया, ये नियाबत ए खुदाई माने ईश्वर का प्रतिनिधि मानता है, जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया मानता है। गयासुद्दीन बलबन ने पारसी नववर्ष नौरोजी का त्यौहार शुरू किया। कौन सा त्यौहार? नौरोजी का त्यौहार। नौरोजी का त्यौहार गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया। जो ये त्यौहार था ये पारसियों का त्यौहार था और इसने सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत की। सिजदा और पाबोस, सिजदा व पाबोस। सिजदा का मतलब क्या होता है? सिर झुकाना। राजा सामने क्या है? सिर झुकाना और पैर चूमना, माने राजा के सामने सिर झुकाना और पैर चूमना। सिजदा व पाबोस ये दो जो पारसी परंपरा ये किसने? गयासुद्दीन बलबन ने शुरू की। इसने दीवान आरिज माने नए सैन्य विभाग की स्थापना की। इस प्रकार हमने देखा कि गयासुद्दीन बलबन ने लौह रक्त की नीति अपनाई। यह अपने आप को खलीफा का सहायक कहता था, ये दैत्य सिद्धांत का प्रतिपादन करता था, खुद को भगवान और भगवान की छाया मानता था और इसने फारसी जो नौरोजी का त्यौहार था इसने शुरू किया और ये नियाबत खुदाई जिल्ले इलाही मानता था। इसने सिजदा और पाबोस प्रथा की शुरुआत की। अब इसी में आता है छोटा सा कैकुवाद। क्या आता है? कैकुवाद। उसको पढ़ लेते हैं, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी हम लोग लिख लेते हैं। कैकुवाद, कैकुवाद को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं बोल दे रहा हूँ कैकुवाद से। ठीक, यहाँ पे कैकुवाद है। देखिए कैकुवाद को हम लोग पढ़ लेते हैं। जो कैकुवाद है ये बलबन ने अपने पौत्र कैखुरसो को अपना अधिकारी बनाया था। अमीरों के षड्यंत्र ने बोगरा खां के पुत्र कैकुवाद को सुल्तान बना दिया और वो अयोग्य शासक था। ठीक है, गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था। कौन था? क्यूमर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? क्यूमर्स था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था क्यूमर्स था। ठीक है, जिसकी हत्या कौन? जलालुद्दीन खिलजी ने किया और उसने इसकी हत्या करने के बाद जलालुद्दीन खिलजी किसकी? क्यूमर्स की हत्या करने के बाद खिलजी वंश की क्या करता है? स्थापना करता है और इसके साथ साथ हमारा जो वंश था यह आपका समाप्त हो जाता है और हम खिलजी वंश के न्यू की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत जो था आपका लगभग खत्म हो गया। ठीक, यहाँ पर एक छोटा सा अगर मिल जाए तो एक टॉपिक है अमीर खुसरो। यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ अमीर खुसरो के बारे में थोड़ी बातें हैं। अमीर खुसरो जो था वो 13वीं 14वीं सदी का माने इसी के समय का एक प्रमुख विद्वान और कवि था, संगीतकार भी था। इसने दिल्ली सल्तनत के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा। कौन? अमीर खुसरो ने दिल्ली सुल्तान के 7 शासकों का क्या देखा? शासन देखा, जिसमें अगर देखेंगे तो बलबन का देखा, कैकुवाद का देखा, क्यूमर्स क्या होती है? जलालुद्दीन खिलजी इसकी हत्या कर देता है और यह अंतिम शासक होता है गुलाम वंश का। जलालुद्दीन खिलजी का देखता है, अलाउद्दीन खिलजी जो जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा होता है, मुबारक शाह खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक, इन सभी को देखता है अमीर खुसरो। यह प्रथम मुस्लिम कवि था जिसने हिंदी शब्दों का उपयोग किया और अपनी भाषा को हिंदवी का नाम दिया। भारतीय संगीत में ख्याल, कव्वाली, सितार का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। इन्हें भारत का तोता या तूतिए हिंद के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने इस सभी तथ्यों को पढ़ लिया और मुझे नहीं लगता इसके बाहर आपके प्रश्न आएंगे। ठीक है, और मैंने आपको लगभग सारे की पॉइंट बता भी दिए। ठीक है, जिल्ले इलाही,
नियाबत खुदाई चहलगामी समाप्त किया। बलबन से पूछा जाता है, ये इल्तुतमिश का दास था जिसने ग्वालियर की विजय के बाद खरीदा था। किसने? 1233 में इल्तुतमिश ने। और राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादक करता था। इसने कदम चुंबन सिजदा पाबोस प्रथा की शुरुआत की, जो ईरानी पद्धतियों को लागू किया गया। इसे अफरासियाब के वंश को जोड़ता था। ठीक है। बलबन ने गुप्तचर विभाग की स्थापना की। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि बलबन ने गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की थी। और नसरुद्दीन महमूद के बारे में कुछ खास नहीं था। यह बलबन की सहायता से महमूद की गद्दी प्राप्त की। बलबन का दामाद था। बारहम शाह नायाब मालिकात का पद पहली बार आया। इस पर जी हाँ, इल्तुतमिश के बारे में मैंने बता दिया। तुर्क के चहलगामी माने चालीसा दल संगठन उसने बनाया था, जो उसमें 40 के 40 विश्वसनीय होते थे। अच्छा, शुद्ध अरबी प्रकार के सिक्के किसने चलवाए थे? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी प्रकार के सिक्के चलवाए थे। दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था। इल्तुतमिश ने दरबार में न्याय का घंटा भी लगवाया था। और अपने जीवित रहते ही इसने रजिया सुल्तान को क्या किया था? अपना उत्तराधिकार भी घोषित कर दिया था। ठीक है। और रजिया सुल्तान के बारे में आपको पता है कि रजिया सुल्तान अल्तुनिया से विवाह कर लिया, जो उसका अस्तबल का देखभाल करता था उससे। ठीक है। और कैथल में रजिया की मृत्यु हो जाती है। यह आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अच्छा, तराइन की तीसरी लड़ाई हमने लिखा था 1215 में इल्तुतमिश और याल्दौज के बीच हुआ, जिसमें याल्दौज हार गया था। ये मैंने ऊपर बता दिया था। और अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखबख्श कहा जाता था। और ये चौगान या पोलो खेलते समय 1210 में इसकी मृत्यु हुई थी। फिरोज शाह तुगलक और बाद में सिकंदर लोदी कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा नींव रखा गया कुतुब मीनार को पूर्ण कराते हैं। इस प्रकार आज हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश को खत्म कर दिया। गुलाम वंश में इससे बाहर आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं आता। जो स्थापत्य कला होगा वो बाद में हम लोग मध्यकालीन इतिहास का पढ़ लेंगे। यहाँ से अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि देश हित में, राष्ट्र हित में निःशुल्क क्लास जो ऑनलाइन जुड़े थे उन सभी लोगों तक ये क्लास पहुँच चुकी होगी और आपने पूरा देख लिया। फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न आता है, कोई सवाल आता है, तो कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने ये प्रयास किया है परीक्षा वाले सारे तथ्यों को इसमें निचोड़ के रख दिया जाए। क्योंकि अब की बार एक सीट हमार जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। और आप रेस के घोड़े हैं। टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें उपलब्ध हो जाए। दुर्गेश सर सर्च करके इलेनी विद दुर्गेश, क्योंकि आज गेस्ट के रूप में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ताकि अपडेट होता रहूँ, ज्ञान एक दूसरे से आप तक पहुँचता रहे। फेसबुक पेज पे इलेनी विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। ये जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आपके लिए लाइव क्लास थी। तो चलिए, एक छोटा सवाल, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अगले टॉपिक हम लोग इसके आगे क्रमशः पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय।